दोस्तों कभी आपने सोचा है कि जो पीसा की झुकी हुई मीनार है यानी कि लीनिंग टावर ऑफ पीसा वो आपके आकार में सीधी नहीं है, मतलब ऐसे तिरछी है, फिर भी वो गिरती क्यों नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं ग्रेविटी के आगे का हमारा जो चैप्टर बच रहा था उसको, और आज हम जो ग्रेविटी है उसको कंप्लीट कर लेंगे। और आज कोशिश करेंगे ग्रेविटी के कुछ क्वेश्चन आज कर लें और बचे हुए क्वेश्चन है उसको हम नेक्स्ट वाली वीडियो में कर लें। तो आज हम पहले पढ़ेंगे गुरुत्वीय केंद्र क्या होता है यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी। उसके बाद में पढ़ेंगे पलायन वेग क्या होता है, एक ग्रह दूसरे ग्रह पर, एक वस्तु है उसको एक दूसरे ग्रह पर भेजा जाता है तो पलायन वेग जो होता है उसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाती है। उसके बाद हम ग्रेविटी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो यहाँ पर देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। और ये हमारा पार्ट नंबर, आज का जो वीडियो है पार्ट नंबर 18 है, ठीक है। और हम कर रहे हैं रेलवे भर्ती परीक्षा के लिए बेस्ट 5000 क्वेश्चन की सीरीज। और ये जो सीरीज है आपके रेलवे भर्ती परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, आपके ग्रुप डी एनटीपीसी दोनों के लिए। और इसमें हम क्या करते हैं, पहले थ्योरी करवाता हूं, जो भी आपका टॉपिक हम पढ़ते हैं उसकी पहले हम थ्योरी करते हैं और फिर उससे संबंधित जो भी क्वेश्चंस लेटेस्ट एग्जाम में पूछे गए हैं उनको हम करते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो रेलवे भर्ती के बारे में आपको जो सारा स्टडी मटेरियल है साइंस का वो यहाँ पर आपको मिल जाएगा, और रेलवे भर्ती के बारे में सारे अपडेट हमारे इस चैनल पर मिल जाएंगे। तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चलिए यहाँ पर पहले हम पढ़ते हैं गुरुत्व केंद्र यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है। देखिए ये क्वेश्चन आपका जो इसकी जो परिभाषा है ना, ये जो परिभाषा है इसको रेलवे भर्ती परीक्षा 2018 में यूं का यूं पूछा गया था। देखिए तो देखिए गुरुत्व केंद्र क्या होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी कि आपका कोई वस्तु है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, तो किसी वस्तु का आपका एक पॉइंट होता है जिस पॉइंट पर उसका संपूर्ण जो वेट है, संपूर्ण जो भार है उसको हम केंद्रित मान लें कि भाई आपकी कोई वस्तु है, उसका सारा का सारा जो भार है वो एक बिंदु पर लग रहा हो, तो वो जो पॉइंट होता है ना उसको हम क्या बोलते हैं, आपका गुरुत्व केंद्र यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यानी कि वह बिंदु जिस पर वस्तु का समस्त भार कार्य करता है। मतलब ये मानते हैं कि उस बिंदु पर आपका जो वस्तु है उसका सारा का सारा आपका जो भार है वो केंद्रित है, वहां पर आपका सेंटर पर टिका हुआ है, तो उस बिंदु को हम क्या बोलते हैं, उसका गुरुत्व केंद्र। चाहे वस्तु को किसी भी स्थिति में रखें, ठीक है। जैसे हम गोले की बात करें, एक स्फीयर की बात करें, तो गोले में उसका जो केंद्र होता है ना वो उसका क्या होता है, गुरुत्व केंद्र यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी। आप गोले को कैसे भी रख दीजिए, उसका जो संपूर्ण भार जिस बिंदु पर लगेगा वो आपका होगा आपका उसका मूल बिंदु। अब दोस्तों आपका जो गुरुत्व केंद्र होता है वो करता क्या है, तो गुरुत्व केंद्र होता है ना उसकी वजह से आपके जो वस्तुएं हैं उनमें संतुलन बना रहता है। देखिए कोई भी वस्तु तब ही संतुलन की अवस्था में रह सकती है जब तक उसके गुरुत्व केंद्र से जाने वाली रेखा उसके आधार के क्षेत्रफल के अंदर से गुजरती है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि मान लीजिए आप कोई भी आकृति ले लेते हैं, आप गोला ले लीजिए, कोई भी आकृति आप ले लीजिए, तो अगर उसका जो आपका जो गुरुत्व केंद्र है अगर उसके आधार के क्षेत्रफल से होकर नहीं गुजरेगा ना तो आपकी जो वस्तु है वो आपके स्थिर अवस्था में नहीं रहेगी, मतलब संतुलित नहीं रहेगी। तो होता क्या है, देखिए जैसे हम यहाँ पर बात करते हैं यहाँ पर एग्जांपल की, जैसे आपकी पीसा की झुकी हुई मीनार है, तो आपकी जो पीसा की झुकी हुई मीनार है ना उसमें क्या होता है कि आपका जो गुरुत्व केंद्र होता है ना, गुरुत्व केंद्र वो उसके आधार का क्षेत्रफल होता है ना, उसका बेस का जो क्षेत्रफल उससे होकर गुजरता है, ठीक है। उसका जो आपका गुरुत्व केंद्र होता है उसके आपके उस रेखा से गुजरता है, इसलिए आपकी जो पीसा की झुकी हुई मीनार है वो आपके कभी भी गिरती नहीं है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा, पानी की बाल्टी, मान लीजिए आप कोई व्यक्ति है जो पानी की बाल्टी लेकर जा रहा है, एक हाथ पर ऐसे पानी की बाल्टी लटकाते हुए, तो आपने देखा होगा अगर बाल्टी उसने लटका रखी है ना तो इधर नहीं झुकता वो, ठीक है। आप देखे होंगे जैसे कि पानी की बाल्टी उसने इधर हाथ में पकड़ रखी है तो इधर यानी कि आपके उसके दूसरी ओर विपरीत ओर अपने शरीर का जो वजन है उसको इधर देता है और फिर वो चलने में आपके कामयाब होता है, ठीक है। यानी कि बाल्टी ऐसे पकड़ेगा और फिर ऐसे चलेगा वो, यूं है ना, ठीक है। मतलब बाल्टी के दूसरी ओर अपना जो वेट है उसको पुश करेगा तब वो आसानी चल सकता है। इसके अलावा अगला एग्जांपल है कि आपका कोई व्यक्ति है जो मान लीजिए माउंटेन पर चढ़ रहा है, आप किसी मतलब आप खुद भी चढ़ेंगे माउंटेन पर, नहीं तो किसी आप ऐसे जगह पर चढ़े होंगे जिसमें आपकी चढ़ाई हो, ठीक है। तो अगर आप किसी ऊंची जगह पर चढ़ते हैं, किसी पर्वत पर चढ़ते हैं, तो आपने देखा होगा जो माउंटेन पर लोग चढ़ते हैं वो अपने शरीर को ऐसे रखते हैं, मतलब उनका जो वजन है वो थोड़ा आगे की ओर रखते हैं, ठीक है। अपना जो वजन है मतलब उसको ऐसे आगे की ओर करके फिर चढ़ते हैं ताकि वो गिरे नहीं। तो ऐसा सब इसलिए होता है क्योंकि वो जो गुरुत्व
गुरुत्व केंद्र है उसको वो क्या करना चाहते हैं, अपना जो आधार है, उनका जो आधार का क्षेत्रफल है उसके बीच में से होकर लेना चाहते हैं। मतलब आधार के क्षेत्रफल से अगर उसकी रेखा है, गुरुत्व केंद्र रेखा गुजरेगी तो वस्तुएं संतुलन में रहती है, नहीं तो आपकी वस्तुएं हैं वो संतुलन में नहीं रहेगी, वो आपके लुढ़क जाएंगी, गिर जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए इसके अलावा और बात कर लेते हैं कुछ और एग्जांपल की। तो देखिए आपका जो गोला होता है ना, गोला, उसका आपका जो गुरुत्व केंद्र होता है वो उसके सेंटर पे यानी कि केंद्र पर स्थित होता है। आपका जो बेलन होता है, सिलेंडर, उसमें आपका जो उसका जो आपका गुरुत्व केंद्र होता है वो आपके h/2 दूरी पर होता है। ठीक है, ज्यादा आपके बारे में है नहीं, बस इसके बारे में मैंने जो क्वेश्चन देखे थे आपके रेलवे भर्ती परीक्षा में, वो बस ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया था कि वह बिंदु जिस पर किसी वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है, संपूर्ण भार कार्य करता है, उसे क्या कहते हैं, तो उसे आपको ध्यान रखना है, गुरुत्व केंद्र कहते हैं। बस इतना सा आपका क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन फिर भी मैं आपको इसको थोड़ा डिटेल में बता दिया। चलिए अब हम बात कर लेते हैं आपके इसके बारे में आगे कि यहाँ पर पलायन वेग होता क्या है, उनके बारे में देख लेते हैं। इसको अगर आप एग्जांपल्स को नोट करना चाहें नोट कर सकते हैं, फिर हम इसके बारे में आगे पढ़ते हैं, पलायन वेग क्या होता है और पलायन वेग की कैलकुलेशन कैसे की जाती है। चलिए अब हम बात करते हैं पलायन वेग की, यानी कि आपका पलायन वेग के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए तो हम देखते हैं पलायन वेग के बारे में, पलायन वेग होता क्या है और पलायन वेग जो होता है उसको कैलकुलेशन कैसे करते हैं, एस्केप वेलोसिटी होता क्या है। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं और फिर हम लास्ट में पढ़ेंगे आपके ग्रेविटी संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो हमारी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और फिर हम कुछ क्वेश्चंस हैं आज के सेशन में करेंगे। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं आपका जो पलायन वेग है उसके बारे में। ठीक है, पलायन वेग, पलायन वेग यानी कि एस्केप वेलोसिटी। ठीक है, एस्केप वेलोसिटी, वेलोसिटी। ठीक है, एस्केप वेलोसिटी देखो होता क्या, देखिए तो मान लीजिए किसी आपका एक ग्रह पर कोई पिंड रखा हुआ है, तो होता क्या है कि उस पर आपका ग्रेविटी काम करता है, जो उस वस्तु को आपके उसके आपका जो तो चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं एस्केप वेलोसिटी के ऊपर, यानी कि पलायन वेग होता क्या है। तो दोस्तों पलायन वेग का मतलब होता है कि जब आपका कोई पिंड होता है एक ग्रह की कक्षा को छोड़कर दूसरे ग्रह की ओर जाता है, तो उसके द्वारा कितना आपका वेग उसको दिया जाए ताकि वो उस ग्रह की कक्षा को छोड़कर दूसरे ग्रह में चला जाए। अब दोस्तों होता है कि मान लीजिए हम पृथ्वी पर है, अब आपने नॉर्मली देखा होगा, मान लीजिए आप किसी पत्थर को ऊपर की ओर फेंकते हो तो वो पत्थर कुछ समय के बाद वापस आपके नीचे आ जाता है। क्यों? क्योंकि आपकी जो पृथ्वी है वो आपका गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है और वो नहीं चाहती कि आपका जो कोई पिंड है वो पृथ्वी से छोड़कर जाए। तो होता है क्या है कि हमको इस गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है ताकि आपकी जो वस्तु है, जो आपके जो गुरुत्वाकर्षण है, इसको छोड़कर दूसरी इसकी कक्षा है उसको छोड़कर दूसरे ग्रह पर चल जाए या आपके अंतरिक्ष में चली जाए। तो आपका पलायन वेग का मतलब है कि किसी पिंड को दिया गया वह न्यूनतम वेग जिससे वह उस ग्रह की कक्षा को छोड़कर पार करी जाए, मतलब उसके गुरुत्वाकर्षण के क्षेत्र को पार कर जाए, उसे हम बोलते हैं पलायन वेग यानी कि एस्केप वेलोसिटी। अब देखिए बात करते हैं कि इसका कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। देखिए तो देखिए मान लीजिए दोस्तों कि ये आपकी पृथ्वी है और पृथ्वी का कोई भी ग्रह मान लीजिए इसकी जो रेडियस है वो आपकी कैपिटल आर है और इससे हमको कोई भी आपका पिंड है उसको आपके किसी दूरी पर इससे बाहर निकालना है इसकी रेडियस से। तो होता क्या है कि हमको इसके गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। अब देखिए गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध जो कार्य करना पड़ता है उसकी कैलकुलेशन अलग से होती है और आपको पता है हम किसी नीट या जेईई की तैयारी नहीं कर रहे हैं, हमको तो सिर्फ ये पता होना चाहिए कि आपका फॉर्मूला क्या होता है। अब देखिए तो मैं यहाँ पर आपका बिना टाइम खराब करते हुए पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि जब आपका कोई पिंड है उसको जब गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध जब कोई कार्य करते हैं तो उसका जो फॉर्मूला होता है तो वो आपका होता है W बराबर GM स्मॉल m अपॉन r। ठीक है, जब हम कोई पिंड है उसको आपको गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध कार्य करते हैं किसी निश्चित ऊंचाई पर, अनंत ऊंचाई पर आपके फेंकते हैं। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर कोई पिंड है जिसको हम अनंत ऊंचाई पर ऊपर की ओर फेंकना चाहते हैं, तो जो कार्य करना पड़ेगा गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध उसका फॉर्मूला होता है W बराबर G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r। ठीक है, यह आपका इक्वेशन नंबर 1 है। ठीक है, दूसरा
जब हमने किसी वस्तु को किसी निश्चित ऊंचाई पर उठाते हैं, आप भी जानते हैं जब किसी वस्तु को आपके ऊपर की ओर फेंका जाएगा तो सीधी सी बात है उसके अंदर गतिज ऊर्जा आएगी नहीं आएगी। भाई किसी वस्तु को हम ऊपर की ओर फेंकना चाहते हैं गतिज ऊर्जा हम उसको ऊपर की ओर फेंकना चाहते हैं गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध, तो कार्य करना पड़ेगा और जो कार्य करेंगे वो उसकी गतिज ऊर्जा के बराबर होगा या नहीं होगा। तो सीधी सी बात है आपका ये जो कार्य होगा W बराबर वो आपके गतिज ऊर्जा के बराबर हो जाएगा 1/2 mv²। ठीक है, अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम बराबर कर देते हैं तो यहां पर देखिए क्या हो जाएगा 1/2 mve²। ठीक है, बराबर g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r²। ठीक है, अब देखिए इस स्मॉल m से ये स्मॉल m कट गया, यहां पर क्या बच गया 1/2 ve² अपॉन gm अपॉन r²। ठीक है, यहां पर ve इसलिए लिखा क्योंकि आपका वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी इसलिए। ठीक है, तो देखिए यहां से अगर ve का स्क्वायर करेंगे ये 2 है, इसको हम इधर भेज देंगे, ये आ जाएगा 2gm अपॉन r²। तो अगर यहां से, ठीक है दिख रहा है यहां तक, ओके, तो यहां से अगर हम ve यानी कि एस्केप वेलोसिटी की मान निकालें तो वो आपका आ जाएगा √2gm अपॉन r²। ठीक है, तो एक फॉर्मूला तो आपके होता है ये। ठीक है, आपको ये जो फॉर्मूला दिख रहा है एक फॉर्मूला तो होता है एस्केप वेलोसिटी का ये वाला। ठीक है, कि आपका √2gm अपॉन r²। लेकिन देखिए हम एक ही चीज और जानते हैं कि आपका जो गुरुत्वीय त्वरण होता है g वो आपका होता है gm अपॉन r²। ठीक है, आपको पहले ही करा चुका हूं कि आपका गुरुत्वीय त्वरण होता है वो आपका होता है G कैपिटल M अपॉन r²। तो यहां से देखिए हम एक चीज वैल्यू याद कर सकते हैं, यहां से हम इस gm का मान याद कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इस gm की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते है ना, और उस gm की वैल्यू को हम यहां पर रख देंगे। तो देखिए gm की जो वैल्यू है वो आपके gm की वैल्यू वो हो जाएगी इसको मल्टीप्लाई मतलब gr² हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। ठीक है, हो गई ना, तो इस gm की जगह मैं यहां पर रख देता हूं gr²। तो देखिए यहां पर रखेंगे तो यहां पर हो जाएगा ve बराबर √ देखिए यहां पर 2 तो पहले ही है और इस gm की जगह मैं रख रहा हूं gr², और यहां बटे क्या था, बटे में आपके r²। ठीक है, यहां पर gm अपॉन इसकी जगह मैंने रख दिया कि आपका gm अपॉन r² की जगह आपके मैंने रख दिया यहां पर। ठीक है, ये r² नहीं था, ये r ही था। ओके, यहां पर थोड़ा सा गलती हो गया है। ठीक है, यहाँ पर r² नहीं है, नीचे आपका r ही है। ठीक है, यहाँ पर r ही है। ठीक है, यहाँ पर सही था, यहाँ पर थोड़ा गलत हो गया, इसको आप देख लेना। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसकी जगह रख दिया और यहाँ पर आपका r है, इस r से एक r कट गया तो यहाँ पर ve है वो आपका आ गया √2gr। ठीक है, तो यहां पर देखिए ये जो आपका आ गया ये आपका एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया है ve बराबर √2gr। और इससे हम किसी भी ग्रह के लिए जो पलायन वेग है एस्केप वेलोसिटी उसका फॉर्मूला वो आपको जो वैल्यू है वो यहां पर फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हम पृथ्वी के लिए इसका मान रखें तो पृथ्वी के लिए आपको पता है जो g होता है, g आपके होता है 9.8 ठीक है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और आपका जो रेडियस होती है वो आपकी होती है 6400 किलोमीटर। ठीक है, तो अगर इसकी वैल्यू हम रखते हैं पृथ्वी के लिए तो पृथ्वी के लिए जो आपका एस्केप वेलोसिटी आता है वो आपका आता है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है कई बार कि पृथ्वी के लिए जो एस्केप वेलोसिटी आता है वो आपका आता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। तो ये था हमारा एस्केप वेलोसिटी यानी कि आपका पलायन वेग। ठीक है, पलायन वेग इस प्रकार से ज्ञात किया जाता है और ये आपका फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है पलायन वेग का, क्योंकि हो सकता है कि आपको किसी भी और ग्रह के बारे में पलायन वेग के बारे में पूछ ले, आपको दे दे कि एक ग्रह पर गुरुत्वीय त्वरण उसका मान इतना है, उसकी त्रिज्या इतनी है, तो उसका पलायन वेग ज्ञात कीजिए। तो पलायन वेग आपका ये होता है, मात्रक उसका आपका वही होता है मीटर प्रति सेकंड या किलोमीटर प्रति सेकंड, क्योंकि आपका वेग तो वेग ही होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम पलायन वेग ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, नोट डाउन करना चाहे तो, कि पलायन वेग का फॉर्मूला कहां से आता है। वैसे आपको सिर्फ फॉर्मूला है वो पता होना चाहिए। अब हम देखते हैं यहां पर ग्रेविटी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, ठीक है, जो आपको पता होना चाहिए। ये जो फैक्ट है इनसे आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं रेलवे के एग्जाम में, और फिर हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज करते हैं और जो बचे हुए हैं उनको हम कल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन करना चाहें नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं ग्रेविटी के बारे में, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में। ठीक है, चलिए देखते हैं एक एक फैक्ट के बारे में, और जो आपकी नॉलेज के लिए भी इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। देखिए पहले हम बात करते हैं भू स्थायी उपग्रह क्या होता है, यानी कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होता क्या है। देखिए सैटेलाइट यानी कि उपग्रह क्या होते हैं,
उपग्रह आपके वे आकाशीय पिंड होते हैं जो आपके ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, यानी कि प्लेनेट के चारों ओर जो चक्कर लगाते हैं जो ऑब्जेक्ट है ना, उन्हें हम बोलते हैं उपग्रह यानी कि सैटेलाइट। लेकिन होता क्या है कि हमारी पृथ्वी से, हमारी जो पृथ्वी है, हमारी जो अर्थ है, अगर उससे आपका 36,000 किलोमीटर, ध्यान रखना इसको, 36,000 किलोमीटर ऊंचाई पर, यदि पृथ्वी की सतह से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर यदि किसी सैटेलाइट को रख दिया जाए तो वह हमारी धरती के, मतलब हमारी जो पृथ्वी है उसी के बराबर, मतलब 24 घंटे में हमारी जो पृथ्वी है सूर्य का राउंड लगाती है, तो वह प्लैनेट भी सूर्य का, मतलब वो सैटेलाइट है, जो सैटेलाइट हम लगाएंगे वो भी 24 घंटे में आपके सूर्य का एक चक्कर पूरा करेगा। और उस आपके उपग्रह है उसको बोलते हैं भू स्थायी उपग्रह, यानी कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होते हैं वो आपके बहुत ही बेनिफिशियल होती है। पहला ये जो आपके होते हैं वो आपके मौसम का विभाग, यानी कि आपका मौसम कैसा रहेगा, बरसात कब होगी, उसकी जानकारी देते हैं। दूसरा, हमारे जो टेलीविजन होते हैं, रेडियो होते हैं, उनके अंदर जो आपके प्रोग्राम होते हैं उनका संचालन इसी की वजह से होता है। जो प्रोग्राम्स होते हैं है ना, वो आपके इन्हीं की वजह से मदद से हो पाता है। आपके जो दूसरे देश होते हैं उन पर आपको पता है, जैसे नासा होता है, नासा है ना, और आपको होता है गूगल और नासा, आपको पता है गूगल मैप के जरिए, सैटेलाइट के जरिए पूरी दुनिया पर नजर रखते हैं कि क्या हो रहा है। और आपको पता है गूगल मैप्स की मदद से भी आप मैप देख सकते हो कि कहां से कौन सी सड़क गुजर रही है, कहां पर कौन सा भवन है, उसको आप गूगल सैटेलाइट की मदद से देख सकते हो। तो इन सारे काम यूजेज होते हैं आपके भू स्थायी उपग्रह यानी कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का। चलिए अब हम बात करते हैं, यदि अचानक से पृथ्वी का गुरुत्वीय बल 0 हो जाए, यदि अचानक से हमारी जो ग्रेविटी है अगर उसका मान 0 हो जाए, तो बताइए आपका जो चंद्रमा है वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, उसकी गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, है ना, बड़ा इंटरेस्टिंग प्रश्न। जी हाँ, यानी कि यदि अचानक से पृथ्वी का गुरुत्वीय बल 0 हो जाए तो चंद्रमा जो अपनी कक्षा में गति लगा रहा है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए इसके लिए ना आप छोटा सा एग्जांपल समझ सकते हो। मान लीजिए आप कोई भी चीज ले लीजिए, उसको धागे से बांध लीजिए और उसको ऐसे 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 फिराते रहिए और उसको अचानक से छोड़ दीजिए। क्या होगा कि उसका मतलब जिसकी डायरेक्शन जिस दिशा में होगी ना, जिस दिशा में आपने छोड़ा है वो उस दिशा में एक सरल रेखीय पथ पर गति करेगा। तो इसका आंसर है, यदि हम पृथ्वी का गुरुत्व बल अचानक से 0 कर दें और चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा था, क्योंकि जो आपका पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है उस चंद्रमा को अपनी ओर खींचे रखता है, तो अगर वहां पर चंद्रमा आपका जो ग्रेविटी है वो 0 हो जाएगी पृथ्वी के अचानक से, तो चंद्रमा जिस दिशा में चल रहा है, मान लीजिए ऐसे चल रहा है, तो उस दिशा में जहां पर आपका उसकी जो गति है, मतलब जहां पर ग्रेविटी खत्म होगी वहां से वह एक लीनियर पथ पर गति करने लगेगा, मतलब सरल रेखीय गति करने लग जाएगा। अगला प्रश्न, यदि पृथ्वी पर सूर्य का आकर्षण बल लगता है तो यह फिर सूर्य से जाकर क्यों नहीं टकरा जाती। यानी कि आपको पता है कि जो पृथ्वी आपका सूर्य होता है वो पृथ्वी को अपनी ओर खींचता है, आकर्षण बल लगाता है, अपनी ग्रेविटी लगाती है, तो फिर पृथ्वी है वो सूर्य के पास क्यों नहीं चली जाती। इसी प्रकार से आपका जो चंद्रमा है, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, तो जो पृथ्वी होती है वो चंद्रमा को अपनी ओर क्यों नहीं खींच लेती। ठीक है, तो ये भी इंटरेस्टिंग है ना सवाल। तो देखिए होता क्या है कि जो गुरुत्वाकर्षण बल है ना, एक्चुअली ये प्रकार का अभिकेंद्रीय बल होता है। अभिकेंद्रीय बल होता है वो सिर्फ आपके कक्षा में चक्कर लगाने के लिए जिम्मेदार होता है। ये जो आपके, ठीक है, आप अभिकेंद्रीय बल प्रदान करते हैं, आपका जो ग्रेविटी होता है वो, ये सिर्फ और सिर्फ कक्षा में चक्कर लगाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। ये कभी भी किसी भी ग्रह को अट्रैक्ट नहीं करते हैं, खींचते नहीं है। ऐसा नहीं है कि उसकी कक्षा से उठाकर अपनी कक्षा में ले जाएंगे, ऐसा कभी भी नहीं होते। ये सिर्फ और सिर्फ उन्हें अपनी कक्षा में वृत्ताकार गति करने के लिए सिर्फ अभिकेंद्रीय बल प्रदान करते हैं। ठीक है, अगला कि G का मान पृथ्वी के केंद्र पर 0 होता है। यदि आप पृथ्वी के केंद्र पर, पृथ्वी के सेंटर पर चल जाएंगे तो वहां पर आपको जो 0 ग्रेविटी अनुभव हो जाएगा कि 0 ग्रेविटी कैसी होती है। ये तो मैंने आपको पहले बता दिया था। यदि आप ध्रुव पर जाएंगे तो ध्रुव पर आपका जो पोल्स होते हैं, ध्रुव पर वहां पर आपकी ग्रेविटी होती है वो मैक्सिमम होती है, और आपकी जो इक्वेडोर होती है भूमध्य रेखा, उस पर आपका स्मॉल g का मान, मतलब आपका ग्रेविटी एक्सेलरेशन, उसका मान क्या होता है, मिनिमम होता है। इसके बाद बात करते हैं
कि यहाँ पर जैसे आपके कोई भी प्रकृति में कोई भी चीज होती है, कोई भी राशि होती है, उसकी विपरीत राशि होती है नहीं होती है, तो आपका लेकिन आपका जो ग्रेविटी है ना, मतलब गुरुत्वाकर्षण बल, इसका कोई विपरीत नहीं होता। मतलब जैसे गुरुत्वाकर्षण, जैसे आप चुंबक होता है, चुंबक का एक ध्रुव होता है वो आकर्षित करता है, दूसरा प्रतिकर्षित करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपका जो ग्रेविटी है मतलब गुरुत्वाकर्षण बल सिर्फ आकर्षण का बल है, इसमें किसी प्रकार का प्रतिकर्षण नहीं होता है, ये भी आपको ध्यान रखना। ये सिर्फ और सिर्फ आकर्षण यानी कि अट्रैक्शन फोर्स है, ठीक है, रिपल्सन फोर्स नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्शन फोर्स है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं इसकी रेंज होती है वो आपके इन्फिनिटी होती है, मतलब जो आपका ग्रेविटी होता है उसकी जो परास होती है, आप बोल सकते हैं सीमा, उसकी क्या होती है, अनंत होती है, ठीक है। सभी जगह आपका जो ग्रेविटी है आपका लगता है ना, वैसे आप अंतरिक्ष में जाओगे वैसे नहीं लगेगा, लेकिन ऐसे उसकी लिमिट होती है, वाकई होती है, अनंत होती है, रेंज अनंत होती है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं पृथ्वी की कक्षा को छोड़ने के लिए। मान लीजिए हम पृथ्वी की कक्षा को छोड़ना चाहते हैं, लेकिन पृथ्वी हमको नहीं जाने देगी, क्योंकि हमसे पृथ्वी बहुत ज्यादा प्यार करती है और वो ग्रेविटी लगाएगी अपनी, ठीक है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, और वो हमको नहीं जाने देगी। लेकिन फिर भी हम जाना चाहते हैं, अगर पृथ्वी को छोड़कर मार्स पर जाना चाहते हैं, मून पर जाना चाहते हैं, तो फिर हमें गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा और हमें हमारी जो स्पीड है वो रखनी पड़ेगी 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, अभी मैंने आपको बताया था, या फिर 7 मील पर सेकंड, 7 माइल्स पर सेकंड अगर आप अपनी स्पीड रखोगे तो आप जो पृथ्वी है उसकी सतह को छोड़कर दूसरी जगह जा सकते हो, ठीक है। इसके बाद में अगला फैक्ट जानते हैं कि आपका जो भार होता है ना, वो आपके पृथ्वी पर अलग अलग स्थान पर जाने पर बदलता है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं भार और द्रव्यमान के बारे में। भार क्या होता है, द्रव्यमान क्या होता है, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। आगे कि ISS यानी कि इंटरनेशनल आपका स्पेस स्टेशन, यानी कि अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, यानी कि आपका जो अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष आपका जो यान होता है, मतलब जहां पर आपका वैज्ञानिक रुकते हैं, ठीक है, तो वहां पर अगर आप जाओगे, ठीक है, ISS पर, तो वहां पर क्या होता है कि आपकी जो ग्रेविटी होती है ना, वो आपके 90% ग्रेविटी होती है, आपको ध्यान रखना है। मतलब ISS पर, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो होता है, ठीक है, तो वहां पर भी आपको ध्यान रखना है, वहां पर जो ग्रेविटी है 0 नहीं होती है। ISS जो होता है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, ये हमारी पृथ्वी से लगभग 400 मीटर की दूरी पर होता है और ये आपकी पृथ्वी के लगातार चक्कर करता रहता है। दिन में लगभग 15 बार चक्कर करता है, एक दिन के अंदर 15 राउंड ये लगाता है, ठीक है। तो यहां पर आपको चीज ध्यान रखनी है, वहां पर ग्रेविटी 0 नहीं होती है, वहां पर 90% ग्रेविटी रहती है। मतलब जितनी ग्रेविटी पृथ्वी पर है उसकी 90% वहां पर रहती है, ठीक है, यानी कि लगभग 8.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपको ग्रेविटी वहां पर मिल जाएगी। इसके बाद बात करते हैं कि आपकी जो ग्रेविटी होती है वो वन डायरेक्शनल होता है, मतलब इसकी एक ही दिशा होती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, एक ही डायरेक्शन होती है, ठीक है। तो आपको पता है जो ग्रेविटी है, ऐसा तो है नहीं कि ग्रेविटी अगर इसको मार करो मैं गिराऊंगा, कभी इधर जाएगा ये मारकर, कभी इधर जाएगा कभी इधर जाएगा, ऐसा थोड़ी है। मतलब एक ही डायरेक्शन होता है, ये भी आपको ध्यान रखना, वन डायरेक्शन। तो ये था आपका जो ग्रेविटी है उसके बारे में जो भी थ्योरी था उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। तो आज की वीडियो में हम अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, वीडियो ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, तो 8-10 क्वेश्चन हम देख लेते हैं और फिर बाद में इसके जो भी क्वेश्चंस हैं उनको हम कल खत्म करने की कोशिश करेंगे। अगर कल खत्म नहीं होते हैं फिर परसों करेंगे, क्योंकि आपको पता है ग्रेविटी से लगभग आपके 100 से ऊपर क्वेश्चन पूछे गए आपके लेटेस्ट एग्जाम में, और जिनको आपको करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कल की क्लास मिस मत कीजिएगा, क्योंकि जो क्वेश्चन है बड़े ही शानदार है, बड़े लाजवाब है, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और उनमें प्रॉब्लम भी आती है, तो सारा प्रॉब्लम आपको मैं दूर कर दूंगा, ठीक है। चलिए उन को हम देख लेते हैं और फिर हम इस क्लासेस को अगली क्लासेस में, तो यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चंस हैं उनको देख लेते हैं। वैसे भी ग्रेविटी से लगभग 100 क्वेश्चन आपके आए हुए थे, उनमें से हम करेंगे 61 क्वेश्चन, ठीक है। और उन 61 क्वेश्चन में से आज हम करेंगे 11 क्वेश्चन, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है। और जो भी बचे हुए क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट सेशन होगा कल का, कल हम करेंगे जो भी ग्रेविटी से 50 क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट, जो आपके रेलवे में पूछे गए हैं, न्यूमेरिकल सहित, और बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, जिनको आप अगर ऐसे करोगे तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम आएंगी। तो बिल्कुल इजी तरीके से आपको मैं वो कराऊंगा। तो चलिए आज देख लेते हैं हम 10-11 क्वेश्चंस को। तो पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट है वो आपका गलत है। आपको 4 स्टेटमेंट दिए हैं, आपसे पूछा है कि बताना है कौन सा स्टेटमेंट है आपका गलत है। देखिए पहला, गुरुत्वीय त्वरण होता है वो पिंड के आकार, आकृति व द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। बिल्कुल सही है, क्योंकि आपका गुरुत्वीय त्वरण होता है उसका फॉर्मूला आपको बताया था, G = gm/r², ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कहीं भी जो आपका पिंड है ना तो उसका आकार, आकृति और द्रव्यमान कहीं पर डिपेंड नहीं करता, इसलिए पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा, गुरुत्वीय त्वरण ध्रुवों पर मैक्सिमम होता है, पोल्स पर, बिल्कुल सही है।
तीसरा, गुरुत्वीय त्वरण भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है, ये बिल्कुल सही है। और चौथा, यदि एक लिफ्ट एक किसी त्वरण के साथ ऊपर की ओर जा रही है तो उसका आभासी भार वास्तविक भार से, ठीक है, उसका जो भार है आभासी भार से कम प्राप्त होता है। ये स्टेटमेंट आपका गलत है, क्योंकि जब आपकी लिफ्ट है ऊपर की ओर जाती है तो उसका जो भार है ना वो आपका बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। कैसा? बढ़ा हुआ, लेकिन यहां पर बोला गया कि कम प्रतीत होता है, ठीक है, इसलिए ये चौथा स्टेटमेंट है आपका गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वो ये है, यदि पृथ्वी पर आपका वजन 38 किलो है तो बुध ग्रह पर आपका वजन है वो यहाँ पर कितना होगा? तो दोस्तों आपको बताया था मैंने कि आपका जो ग्रेविटी होती है, ठीक है, वो बुध ग्रह पर आपको बताई थी कि बुध ग्रह पर आपकी जो ग्रेविटी होती है वो कितनी होती है, ठीक है। तो देखिए मैं आपको दिखा देता हूं, एक बार सारणी है किस ग्रह पर कितना कितना होता है। तो मैंने आपको करवाया भी था और बताया भी था कि बुध ग्रह पर आपकी जो ग्रेविटी होती है वो 3.7 होती है, यानी कि आपको पता है पृथ्वी पर होती है लगभग 10 और यहाँ पर होती है 3.7, यानी कि पृथ्वी की लगभग आपके 38% आप मान सकते हो, 38 या 37% मान सकते हो। तो 38 किलो वजन है, अगर 38 किलो वजन है तो पृथ्वी पर उसका जो भार हो जाएगा वो आपका जो बुध ग्रह पर जो भार हो जाएगा वो इसका 38% या 37% आप मान सकते हो, बटे आपका 100। इसको आप कैलकुलेट करोगे तो आंसर आ जाएगा आपका 14.3 किलो। क्या जाएगा? 14.3 किलो आपका जो वजन है आपका बुध ग्रह पर होगा। अगला प्रश्न है कि सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक जो होता है उसकी अंतरराष्ट्रीय इकाई क्या होती है? तो दोस्तों सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक होता है ना, उसकी जो आपकी इकाई होती है वो आपको ध्यान रखनी है। आपको बताया भी था मैंने कैलकुलेट करके, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बटे किलोग्राम स्क्वायर होती है। क्या होती है? न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बटे किलोग्राम स्क्वायर आपकी ये होती है, ठीक है। इसकी साइज है, इसको थोड़ा सा कम कर लेता हूँ, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वो ये है, निम्नलिखित में से कौन सा केपलर के ग्रहों के नियम में से सत्य है? देखिए आपके केपलर के जो नियम दिए गए थे उनसे आपसे पूछा गया कौन सा स्टेटमेंट है आपका सत्य है। पहला, एक ग्रह का ग्रहपथ दो केंद्र बिंदु से एक सूर्य के साथ अंडाकार होता है। मतलब आपके सूर्य होते हैं, आपके जो ग्रह होते हैं वो एक अंडाकार गति में गति करते हैं। पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा, एक ग्रह और एक सूर्य को जोड़ने वाली रेखा समान समय में समान क्षेत्रफल तय करती है। दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा, कक्षीय अवधि का वर्ग उसके ग्रह पद की दूरी के घन के क्या होता है? आनुपातिक होता है। यानी कि कक्षीय अवधि जो होती है आपका जो समय अंतराल होता है उसका स्क्वायर आपके ग्रह पथ जो होता है उसकी दूरी होती है उसके क्यूब के समानुपाती होता है। थर्ड स्टेटमेंट भी सही है। और चौथा, आपका कि ग्रह की जो अवधि होती है कक्षीय अवधि वो आपके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती, ये स्टेटमेंट गलत है। आपके किसी कक्षीय आपका कोई ग्रह होता है उसका जो कक्षीय अवधि होती है मतलब कितना टाइम लेता है एक राउंड लगाने में, वो आपके द्रव्यमान पर निर्भर करती है। तो ये क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा एरर है। क्वेश्चन ऐसे होना चाहिए था कौन सा स्टेटमेंट है आपका असत्य है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 है ना ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न ये है कि ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु एक बल के साथ प्रत्येक अन्य वस्तु को आकर्षित करती है, यह बल कैसे होता है? तो देखिए ये जो बल होता है ना वो आपका ग्रेविटी होता है। और ग्रेविटी के बारे में आपको बताया था कि ग्रेविटी होता है उनके द्रव्यमान होते हैं उनके गुणनफल के समानुपाती होता है और उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब आप ऑप्शन पढ़ के देख लीजिए। पहला जो ऑप्शन आपको दे रखा है कि उनके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है, पहला स्टेटमेंट ही सही है। दूसरा, उनके बीच की दूरी के वर्ग के समानुपाती नहीं होता, व्युत्क्रमानुपाती होता है, दूसरा गलत। तीसरा, द्रव्यमान के योग के समानुपाती नहीं होता। और चौथा, उनके द्रव्यमान के गुणनफल के व्युत्क्रमानुपाती ये भी नहीं होता, इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट है इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट है जो आपके ग्रेविटी का सार्वभौमिक नियम के द्वारा नहीं समझा सका? और मैंने आपको ये जो बताया भी था, ठीक है, परसों का जो वीडियो हुआ था उसमें मैंने आपको ये जो क्वेश्चन है ऐसा का ऐसा बताया था। और देखिए ये आपके रेलवे भर्ती में यो का यो प्रश्न आपके पूछा गया है। पहला, वह बल जो हमें पृथ्वी से बांधे रखता है, तो बिल्कुल सही है, ये आपका ग्रेविटी बल ही होता है। दूसरा, ग्रहों के चारों ओर जो गति होती है उसके लिए आपके जिम्मेदार होना। तो देखिए ग्रहों के चारों ओर जो गति होती है ना आपके वो जो आपका ध्यान रखना है, ग्रहों के चारों ओर जो गति होती है वो आपके आवश्यक अभिकेंद्रीय बल के द्वारा होती है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना, ये आपके सार्वभौमिक नियम पर आधारित नहीं होता। आपकी चौथा, पृथ्वी के चारों ओर सूर्य चंद्रमा गति, यह आपका सही है। और चौथा, चंद्रमा और सूर्य के बीच ज्वार भाटा आना, ये भी
गुरुत्वाकर्षण पर आधारित है। इसलिए ऑप्शन नंबर सेकंड है ना, वो इसका राइट आंसर आ जाएगा कि ऑप्शन नंबर सेकंड है, उसको ये नहीं समझा सकता कि ग्रहों के चारों ओर सूर्य की गति है, उसको यहां पर ये नहीं समझा सकता। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कमजोर बल होता है। तो मैंने आपको बताया था कि प्रकृति में 4 मूलभूत बल होते हैं और उनमें से सबसे दुर्बल जो होता है वो आपका होता है ग्रेविटी, ये आपको बताया था। ठीक है, तो ये आपसे पूछा गया है। अगला प्रश्न है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, यहाँ पर थोड़ा जगह मैंने नहीं दी है, तो यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर स्पेस दे देता हूँ। ठीक है, अब देखिए तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा गया है कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान क्या होता है। तो देखिए गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान आपको बताया था कि इसको याद कर लेना, यहाँ पर पूछा जाता है। इसका मान होता है 6.67 10⁻11 और न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बटे किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, आपको बोला था कि आप इसको याद कर लीजिए, सीधा पूछा जाता है, तो यहाँ पर देखिए इसको पूछ लिया। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, ब्रह्मांड में किन्हीं 2 निकायों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल किस पर डिपेंड नहीं करता। तो मैंने आपको बताया था गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो उन दोनों वस्तु होती हैं, उनके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब आप ऑप्शन में देख लीजिए आपको क्या दिया है। पहला, उनके बीच की दूरी इस पर डिपेंड करता है। दूसरा, द्रव्यमान का गुणनफल इस पर डिपेंड करता है। और तीसरा, गुरुत्वीय स्थिरांक इस पर भी डिपेंड करता है, कैपिटल जी के ऊपर। और चौथा, द्रव्यमान का योग। द्रव्यमान के योग पर आपका जो गुरुत्वीय त्वरण होता है वो आप ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो डिपेंड नहीं करता। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि 2 वस्तुओं के बीच की दूरी को 2 गुना कर दिया जाए तो इन पर लगने वाले बल पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। देखिए आपको पहले तो यह ध्यान होना चाहिए गुरुत्वाकर्षण बल होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है। देखिए गुरुत्वाकर्षण बल होता है ना, वो आपके समानुपाती होता है उनके द्रव्यमान के गुणनफल के और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब देखिए आपको बोला गया है कि इनकी जो बीच की दूरी है उसको 2 गुना कर दिया और आपका जो द्रव्यमान है उसके बारे में कुछ नहीं बोला, तो वो सेम है। तो देखिए अब जो फोर्स हो जाएगा वो समानुपाती हो जाएगा, m1 m2 यूं का यूं रहेगा और इनके बीच की दूरी है वो 2 गुनी हो गई, मतलब 2r है ना, ये 2 गुनी हो गई और इसका स्क्वायर करेंगे तो ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए f समानुपाती m1 m2 अपॉन देखिए 4r स्क्वायर हो गया। तो देखिए 4r स्क्वायर का मतलब क्या है कि पहले का क्या हो गया, पहले का ये आपको ध्यान रखना है कि क्या हो गया, पहले का 1/4 हो गया। क्या हो गया, पहले का 1/4 हो गया, मतलब पहले जितना भी बल लग रहा था उसका क्या हो गया 1/4। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि 1/4 गुना कम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना है आपको। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपको गलत दिया है थोड़ा सा, यहाँ पर ऑप्शन ऑफ फर्स्ट है ना, इसमें ऐसा होना चाहिए था कि 4 गुना कम हो जाएगा। ठीक है, मतलब पहले का गुणा में 4 गुना कम हो जाएगा। इसको मैं सही कर लेता हूँ। ठीक है, आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए देख लेते हैं एक और ऐसा ही प्रश्न जो आपका क्वेश्चन नंबर 11 है। आपको बोला है कि 2 द्रव्यमानों में 2 वस्तुएं हैं, उनमें से एक वस्तु का द्रव्यमान है हमने क्या कर दिया 2 गुना कर दिया, तो इन पर लगने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स होता है F समानुपाती m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। अब देखिए आपको बोला है कि सिर्फ एक का द्रव्यमान हमने 2 गुना किया है, यानी कि F समानुपाती क्या हो जाएगा 2m1, सिर्फ एक का कर दिया 2m1 और m2 बटे r स्क्वायर, यानी क्या हो गया जो द्रव्यमान था पहले का क्या हो गया 2 गुना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो गाइज ये था हमारा आज का वीडियो, और गाइज कल का वीडियो देखना मत भूलिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होगा। डेली सुबह 9 बजे हमारी क्लासेस होती हैं। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा जो भी आपके रेलवे की तैयारी कर रहे हैं। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।